बेड़ियों में जकड़े हुए कैदी एक के पीछे एक जा रहे थे। ये बेड़ियां उनकी कलाइयों और टखनों में बंधी हुई थीं और उन्हें चलते हुए कई घंटे हो गए थे। जाने कितने मील वो भूखे प्यासे यूं ही चलते रहे थे। वो इस वक्त चेक रिपब्लिक में थे। जहां वो थे वहां आसपास कुछ नहीं था। उनके साथ कई घुड़सवार सिपाही भी थे जिन्होंने उन पर कड़ी नजर रखी हुई थी, पर वो यूं ही कहीं नहीं ले जाए जा रहे थे। इन कैदियों से एक वादा किया गया था। ड्यूक ने खुद आकर इन्हें एक प्रपोजल दिया था। ये वो कुछ चुने हुए लोग थे जिनका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला था, पर इनके पास एक मौका था। इन्हें एक किले जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर में एक गड्ढे में कुछ ढूंढना था। अगर वो ऐसा कर पाने में कामयाब हो जाते तो उनकी सजा माफ हो जाती और उन्हें बरी कर दिया जाता। ये कुछ सबसे जलील, खूनी और बलात्कारी थे जिनके पास जिंदा बचने का एक मौका था, और ये शायद उनकी जिंदगी का आखिरी मौका था। जब इन कैदियों ने चूने की ऊंची चट्टान पर बने इस किले को देखा तो एक पल के लिए जैसे उनके मन में एक डर का संचार हो गया। पर ऐसा हुआ क्यों था? ये वो कुछ लोग थे जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए सबसे अनमोल चीज, उनकी जिंदगी। वो कैदी ऊपर पहुंचे और उन्हें वो गड्ढा दिखाया गया। आगे का काम बड़ा सीधा सा था। एक सिपाही ने उन्हें बताया कि उन लोगों को रस्सी से बांधकर इस गड्ढे में उतारा जाएगा। उन्हें कुछ नहीं करना, बस गड्ढे के नीचे तक पहुंचना है और फिर उन्हें ऊपर खींच लिया जाएगा। इसके बाद उन्हें बताना होगा कि उन्होंने वहां क्या क्या देखा था। सबसे पहले एक जवान आदमी को आगे लाया गया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। उसे देखकर लगता था कि उसने अभी जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा था। उसका गुनाह यह था कि उसने एक आदमी का खून किया था। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी उसे यहां लाकर खड़ा कर देगी। सिपाही उसकी कमर में रस्सी बांध रहे थे और वो लड़का सोच रहा था कि यह गड्ढा कहीं उसकी जान न ले ले। उसे नीचे उतारा गया। सब लोग उसे बड़ी ही उत्सुकता से देख रहे थे। सिपाही उस लड़के को नीचे उतार रहे थे, पर वो गड्ढा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ ही देर में वो लड़का इतना नीचे चला गया कि वो दिखाई देना ही बंद हो गया। उस गड्ढे की गहराई का अंदाजा किसी को नहीं था। अभी तक तो वो लड़का कुछ ना कुछ बात करके सबका हौसला बनाए हुए था, पर अब उसकी आवाज आनी भी बंद हो गई थी। वहां हर तरफ एक गहरी खामोशी छा गई थी। सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, पर यह खामोशी टूटी चीखों की आवाज के साथ। उस लड़के की चीखें उस गड्ढे में गूंज रही थी। सिपाहियों ने जल्दी जल्दी रस्सी को ऊपर खींचना शुरू किया। जैसे जैसे वो रस्सी ऊपर खींचते जाते उसकी चीखें और भी तेज होती जाती, पर जल्दी ही वो लड़का उन्हें दिखाई दिया। वो उसे ऊपर खींचते रहे, पर जैसे ही वो लड़का ऊपर गड्ढे के मुहाने तक पहुंचा, हर तरफ सन्नाटा फैल गया। जिस जवान लड़के को उन्होंने अभी इस गड्ढे में नीचे भेजा था, उसके चेहरे पर अब गहरी झुर्रियां थीं। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसकी आंखें वो किसी ऐसे इंसान की हो गई थीं जिसकी उम्र शायद 70-80 साल की हो। कुछ ही पलों में 21-22 साल के उस लड़के की उम्र 60-70 साल की कैसे हो गई। उन्होंने उसे ऊपर खींचा और पूछा कि क्या उसने नीचे कुछ देखा या फिर क्या वो गड्ढे की तली तक पहुंचा, और वो इतनी बुरी तरह से चिल्ला क्यों रहा था, और ऐसे उसका रूप रंग इतनी तेजी से बदल कैसे गया। वो लड़का जो कि अब एक बुजुर्ग इंसान में तब्दील हो चुका था, वो उन्हें ज्यादा कुछ बता नहीं पाया। उसे बस इतना पता था कि उस गड्ढे में फैला अंधेरा उसे डरा रहा था। उसके मुताबिक वो गड्ढा, उसका कोई अंत नहीं था और उसके अंदर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उसने कहा कि जो आवाजें उन्होंने अभी सुनी थी वो उसकी नहीं, किसी और की थी।
पर किसकी पता नहीं। इससे आगे वो लड़का कुछ भी ऐसा नहीं कह पाया जिसे वो समझ पाते। वो कुछ उल्टी सीधी भाषा में बड़बड़ाने लगा। उस आदमी को एक सिपाही के साथ वापस भेज दिया गया और अगले कैदी को नीचे भेजने के लिए तैयार किया जाने लगा। सिपाहियों को लगता था कि लड़के से बूढ़े में तब्दील हो चुका वो आदमी शायद इस सदमे से उबर पाने के बाद कुछ उन्हें बता देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 48 घंटों बाद ही उसकी मौत हो गई। उसका दिलो दिमाग शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। जिस जगह और जिस लोकेशन की बात आज मैं कर रहा हूं, इसका अपना सदियों पुराना इतिहास है। इससे जुड़ी कई किंवदंतियां हैं और सैकड़ों किस्से कहानियां हैं। पहले जब मैंने इस कासल के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे बस ये एक हॉन्टेड कासल ही लगा था। मुझे लगता था कि यहां बस कुछ भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियां होंगी, पर इसके बारे में और रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि इस कासल की मिस्ट्री उससे भी कहीं गहरी और डरावनी है। इस कासल से जुड़ी कहानियों में आपको डीमंस, पुराने पेगन रिचुअल्स, भूत, ऑकल्ट और यहां तक कि नाज़ीज सब कुछ मिल जाएगा। इतना सब कुछ सिर्फ एक किले में। और हम ना सिर्फ इस किले से जुड़ी कहानियों को एक्सप्लोर और एंजॉय करेंगे, बल्कि इस पर एक ऑब्जेक्टिव व्यू लेने की भी कोशिश करेंगे ताकि शायद हम इस मिस्ट्री की तह तक पहुंच पाएं। इस कासल की कहानी शुरू होती है 800 एडी से, चेक रिपब्लिक में प्राग से उत्तर की ओर एक दूर दराज के इलाके में बना हुआ यह किला वैसे तो आज भी काफी अच्छी हालत में है, पर यह इसका असली स्वरूप नहीं है। 800 एडी के आसपास प्रिंस स्लाविबोर वो इस लोकेशन पर आए थे और उन्होंने ही इस किले को बनवाया था, जिसे हम आज कासल हाउस्का के नाम से जानते हैं। सबसे पहले उसने ये किला लकड़ी से बनाने का सोचा था, जिसमें कोई अनोखी बात नहीं थी। इतिहासकारों की माने तो प्रिंस स्लाविबोर ने यह किला अपने बेटे के लिए बनवाया था। वैसे तो यह किला एक बड़े ही वीरान इलाके में बनाया गया था, पर इस किले की तरफ हमेशा से ही स्लाविक और केल्टिक लोग आकर्षित होते रहे हैं। इस कासल का कंस्ट्रक्शन तो प्रिंस स्लाविबोर ने शुरू किया था, पर जल्दी ही यहां कुछ अजीब चीजें होने लगी थी। इस किले के आसपास का इलाका चूने की चट्टानों से घिरा हुआ है। कंस्ट्रक्शन के दौरान जब इन चट्टानों को तोड़ा जा रहा था, तब ऐसा कहते हैं कि इन चट्टानों में से किसी एक में दरार पड़ गई और उसके टूटते ही वहां एक बड़ा ही अजीब और गहरा गड्ढा दिखाई देने लगा। इस गड्ढे के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि मजदूरों को इसकी सही गहराई का पता ही नहीं चल पा रहा था। ना तो उन्हें इसकी तली दिखाई दे रही थी और ना ही वो इसे भर पाने में कामयाब हो रहे थे। उन्होंने इसके अंदर टनों मिट्टी और पत्थर डाले, पर सब बेकार। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि यह मलबा डालते वक्त उस गड्ढे में कुछ गिरने की आवाज आ ही नहीं रही थी। यह सब जैसे एक अंतहीन गहराई में जा रहा था, पर कहां, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। कासल हाउस्का के आसपास के इलाके में काफी अजीब घटनाएं होने लगी। आसपास के लोगों में तरह तरह की बातें फैल गईं और कईयों ने तो इस गड्ढे को गेटवे टू हेल तक कहना शुरू कर दिया था। कोई भी इस गड्ढे के पास नहीं जाता था, खास तौर पर रात में। पर जो भी लोग रात में किसी भी वजह से इस गड्ढे के आसपास गए थे, उनका कहना था कि उन्होंने इसमें से कई अजीब जीवों को निकलते देखा है। उनके मुताबिक ये जीव काले परछाई जैसे थे, जिनके चमगादड़ जैसे बड़े बड़े डैने थे। लोगों ने इन जीवों को इस किले के ऊपर मंडराते हुए भी देखा था, पर ये अकेले ही एक तरह के जीव नहीं थे जिनके बारे में बात हो रही थी। कुछ लोगों ने ऐसे जीवों की बात भी कही थी जो कि आधे इंसान और आधे जानवर जैसे दिखाई देते थे। ये सब इस किले के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया था। एक और बड़ा ही अजीब जानवर जो दिखने में किसी मेढक, कुत्ते और इंसान का मिला जुला रूप दिखाई पड़ता था, उसके बारे में भी लोगों ने कई तरह की बातें कही थी। और मजेदार बात यह कि उन सब की बातें एक जैसी ही थी।
इस गेटवे टू हेल, जहां से ये सब अजीब से जानवर निकल रहे थे। इसे जल्दी ही आसपास होने वाली कई परेशानियों के लिए इल्जाम दिया जाने लगा, पर इसमें लोगों की गलती नहीं थी। ये परेशानियां थी ही ऐसी कि लोगों को वो समझ में ही नहीं आती थी। अक्सर उन्हें अपने जानवर मरे हुए मिलते थे, सिर्फ मरे हुए, खाए हुए नहीं। लोग जो रात में अपने अस्तबल में पहरा दे रहे होते थे, उन पर भी अनजान चीजों ने हमला किया था। यहां तक कि कुछ खेतों में फसलें भी बिना किसी कारण के बर्बाद होने लगी थीं। प्रिंस स्लाविबोर का परिवार कभी इस कासल में रहने नहीं आया, बल्कि जो लोग इस कासल के निर्माण के वक्त यहां रह रहे थे, वो भी यहां से डर कर भाग गए। यहां जो भी हो रहा था वो लोकल लोगों की कहानियों से कहीं ज्यादा था, और शायद यही कारण था कि प्रिंस स्लाविबोर के लोग इस कासल में कभी दोबारा रहने आए ही नहीं। इस सब के करीब 400 साल बाद, लगभग सन 1200 में, इस जगह पर, जो कि लकड़ी के उस पुराने कासल का बस अवशेष भर रह गया था, यहां पर फिर से एक कासल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। यह कंस्ट्रक्शन बोहेमिया के किंग ओटोका II ने शुरू किया था, और इस बार यह कासल लकड़ी का नहीं बल्कि पत्थरों का होने वाला था। 400 साल गुजर जाने के बाद भी इस गड्ढे और उससे जुड़ी डरावनी कहानियों का अंत नहीं हुआ था, बल्कि यह कहना सही होगा कि उनमें बढ़ोतरी हो गई थी। किंग ओटोका को इस गड्ढे में खासी दिलचस्पी थी। ये लोग पहले से ही जानते थे कि कई 100 सालों में इस गड्ढे को भरने और इसकी तली को ढूंढने की कोशिश स्थानीय लोग करते आ रहे हैं। उन्हें गड्ढे में उतारे गए कई बदकिस्मत लोगों के बारे में भी पता था। आसपास के लोगों के उस गड्ढे के बारे में बताने के बाद भी किंग ओटोका ने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी, और उसने भी कई कैदियों को इस गड्ढे में उतारा था। पर सबके साथ वही हुआ। जैसे ही उन लोगों को ऊपर खींचा जाता, तो उनकी उम्र अपने से कई साल बड़ी हुई होती, और वो सब के सब लगभग पागल से हो चुके होते। सिर्फ एक आदमी था जो कि उस गड्ढे में जाकर वैसा का वैसा वापस आया था। शायद इसका कारण यह था कि उस आदमी को बहुत जल्दी ऊपर खींच लिया गया था। जैसे ही उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, उस आदमी को सिपाहियों ने ऊपर खींच लिया, और उसके साथ कुछ नहीं हुआ। उसका कहना था कि वो अपने किए हुए गुनाहों की सजा काट लेगा, पर इस गड्ढे में दोबारा नहीं जाएगा। किंग ओटोका को यह विश्वास हो गया था कि यह कोई मामूली गड्ढा नहीं था। इसके बारे में कुछ तो ऐसा था जो कि प्राकृतिक नहीं था। पर फिर भी कासल हाउस का निर्माण जारी रहा। उस गड्ढे के ऊपर बड़ी बड़ी पत्थर की सिल्लियां रख दी गईं। उस कासल में एक चैपल का निर्माण भी कराया गया, ताकि उस मनहूस और अपवित्र जगह पर कुछ तो ऐसा हो जो लोगों को थोड़ी उम्मीद दे सके। आज तक भी उस चैपल की दीवारों पर बनाए हुए सारे चित्र मौजूद हैं और देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में आप आर्च एंजल माइकल को, आप एक डीमन को जमीन में अपने भाले से गाड़े हुए देख सकते हैं। पर बड़ी ही अजीब बात है कि चैपल में मौजूद इस चित्र में आप एक ऐसे जीव को देख सकते हैं जो आधा इंसान है और आधा जानवर। उसके हाथ में एक तीर कमान है। अगर आप ध्यान से इस चित्र को देखें तो उस जीव ने यह धनुष अपने बाएं हाथ से पकड़ रखा है। उस वक्त में यह किसी भी शैतानी जीव को दर्शाने का एक तरीका था। दिस इज अ सिंबल ऑफ इविल। किंग ओटोका ने इस कासल को किस रूप में बनवाया था, या फिर यह कासल पहली बार बनने पर कैसा दिखता था, इसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं है, क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार इस कासल को कई बार अलग अलग लोगों द्वारा रेनोवेट किया जा चुका है। पर मेरा सवाल यह है कि आखिर यह कासल बनाया ही क्यों गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिर ऐसा क्या था जिससे लड़ने के लिए इस कासल को बनाने की जरूरत पड़ी। यह कासल ऐसा है जैसे एक के अंदर एक ढेर सारे क्यूब्स बना दिए गए हों। अगर आप ध्यान से इस कासल के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें ऐसी एक भी आउटपोस्ट नहीं है जो कि बाहर से हमला करने वाले दुश्मनों की तरफ हो।
इसकी ऊपरी मंजिल पर एक भी लुकआउट नहीं है, यानी सैनिक ऊपर से बाहरी दुश्मनों पर हमला कर ही नहीं सकते, बल्कि इसके ठीक उलट इसकी खिड़कियां और लुकआउट्स अंदर की तरफ बने हुए हैं। क्या यहां रहने वाले सैनिक और कमांडर्स बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी दुश्मनों से लड़ रहे थे? क्या वो किसी को बाहर से अंदर आने के बजाय किसी को अंदर से बाहर जाने से रोकना चाहते थे? यहां तक कि इस कासल की लोकेशन भी बड़ी अजीब है। अगर आप इसकी लोकेशन को समझने की कोशिश करें तो वॉर या किसी भी किंगडम की सिक्योरिटी के लिहाज से इस कासल की लोकेशन जरा भी स्ट्रेटेजिक नहीं है। इसके बिल्कुल पास कोई भी नदी या नहर नहीं है। बड़ी अजीब बात है कि इसके असली यानी पुराने कंस्ट्रक्शन में एक भी रसोई नहीं थी। ये लोकेशन किसी भी व्यापार के रास्ते पर नहीं है और ना ही ये किसी इंसानी सेटलमेंट के एकदम पास है। ऐसा लगता है कि कासल हाउस का कभी भी किसी भी सैन्य किले की तरह फंक्शन करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। क्या इसका मकसद सिर्फ कुछ बहुत ही भयानक चीजों को कैद रखने का था? हालांकि इसके अंदर एक चैपल बनाया जरूर गया है, पर लगता है जैसे उसे बनाने का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उड़ने वाले जीव जो कि कासल के आहते में अक्सर उस गड्ढे से निकलते हुए दिखाई दे जाते थे, उनके किस्से यहां पर आम थे। और ये किस्से सिर्फ इन्हीं जीवों के नहीं थे। कई तरह के और भी पैरानॉर्मल घटनाएं जैसे कि एपरेशंस का दिखना, ये सब यहां आम है और ये इस कासल के बनने के दिन से लेकर आज तक होता आया है। कुछ लोगों ने एक घोड़े को इस कासल का चक्कर लगाते हुए देखा है। अब जंगल के बीच किसी घोड़े का यूं दौड़ना या टहलना ये कुछ अनोखा नहीं है, पर यह डरावना जरूर बन जाता है जब उस घोड़े का सर ही ना हो। लोगों का कहना है कि इस घोड़े के सर की जगह एक बड़ा सा खुला घाव है जिससे लगातार खून बहता रहता है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने इस घोड़े को एकदम पास से देखा है। उनके मुताबिक यह घोड़ा भागते भागते हवा में कहीं गायब हो जाता है। कुछ इसी से मिलता जुलता एक और एपरेशन भी लोगों ने देखा है, जो कि एक बिना सर के आदमी का है, जो कि चलते हुए अपने पीछे खून के निशान छोड़ता जाता है और कुछ ही देर बाद वो गायब भी हो जाता है। इस कासल के आसपास लोगों ने काले लबादे ओढ़े हुए कई कैदियों को भी एक के पीछे एक चलते हुए देखा है। पर डराने वाली बात यह है कि इन कैदियों के हाथों में जंजीरों के अलावा इंसानी जिस्म के टुकड़े भी होते हैं। लोगों का मानना है कि ये जिस्म के टुकड़े यहां मारे गए कैदियों के ही हैं, जिन्हें वो मरने के बाद भी लेकर घूमते हैं। लोग कहते हैं कि ये एपरेशंस इतने साफ और सजीव दिखते हैं कि कोई भी इन्हें देखकर कह ही नहीं सकता कि ये असली नहीं है। यहां तक कि अक्सर कुत्ते भी इन्हें देखकर भौंकने लगते हैं। इसके अलावा सफेद कपड़े पहने हुए काले बालों वाली एक खूबसूरत औरत भी यहां घूमती हुई देखी गई है। यह कासल जो कि एक बड़ी सी चूने की चट्टान पर मौजूद है, इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह जगह एक पुरानी पेगन वर्शिप प्लेस हुआ करती थी, यानी यहां इस इलाके के पुराने पेगन धर्मों के लोग पूजा पाठ करने भी आते थे। जाहिर है ईसाईयत के आने के बाद उनके पेगन से कई युद्ध हुए और यह जगह एक तरह का आध्यात्मिक युद्ध का केंद्र बन गई थी। इस कासल की दीवारों पर आप पेगनिज्म और क्रिश्चियनिटी के मिले जुले प्रभाव को देख सकते हैं और हमेशा से ही वो लोग जिनकी रुचि ऑकल्ट में है वो इस कासल की तरफ खुद ब खुद ही खिंचे चले आते हैं। सन 1630 में इस कासल पर कुछ मर्सिनरीज यानी पैसे के लिए लड़ने वाले सैनिकों के एक गिरोह का कब्जा हो गया था। इस गिरोह का सरदार था ओरांटो, पर इस गिरोह में सिर्फ मर्सिनरीज ही नहीं थे। इस कासल में आने के बाद उन्होंने आसपास के इलाके में लूटपाट शुरू कर दी। वो न सिर्फ गांवों से खाने पीने का सामान लूटते थे, बल्कि औरतों के साथ भी बदसलूकी करते थे और धीरे धीरे उन्होंने लूट के माल के साथ साथ लोगों को भी इस कासल में उठाकर लाना शुरू कर दिया। कई सुनी बातों की माने तो ओरांटो को ऑकल्ट और अल्केमी में काफी दिलचस्पी थी। लोगों का मानना था कि ओरांटो के लोग गांव वालों को इस कासल हाउस का मिलाकर
उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे और उन्हें कई पेगन रिचुअल्स में भी जबरदस्ती शामिल करते थे। उनका मानना था कि ओरैंटो काले जादू का इस्तेमाल करके अमरता को या तो प्राप्त कर चुका था या फिर इस काम में शिद्दत से लगा हुआ था। स्थानीय लोग इस बात से डरे हुए थे कि कहीं अगर इस घटिया और जालिम आदमी को अमरता मिल गई तो इसे रोकना नामुमकिन होगा। ओरैंटो और उसके गिरोह को रोकना गांव वालों के बस का तो नहीं था और इसीलिए उन्होंने 2 शिकारियों को इस काम के लिए हायर किया। इन शिकारियों को ओरैंटो की काले जादू की शक्तियों के बारे में पहले ही बता दिया गया था और इसीलिए उन्होंने एक लोहार, जिसे ऑकल्ट की अच्छी समझ थी, उससे कुछ खास तरह के हथियार बनवाए थे। इस लोहार ने कुछ ऐसी गोलियां बनाई थी जिनमें खास तरह की पूजा पाठ करके मंत्र शक्ति फूंकी गई थी। इन शिकारियों ने कासल का अच्छे से मुआयना किया और एक रात अपने काम को अंजाम देने के लिए पहुंच गए। उन्हें बाहर से ही वो खिड़की दिखाई दे रही थी जिस कमरे में ओरैंटो कुछ काम कर रहा था। उस कमरे में मोमबत्ती की रोशनी थी। इन शिकारियों में से एक ने ओरैंटो का नाम लेकर उसे धीरे से पुकारा। हैरान ओरैंटो ये सोचकर बाहर निकला कि ऐसे शाम के इस वक्त किसकी हिम्मत हुई उसे बाहर बुलाने की। पर एक शिकारी जो कि घात लगाकर उसी का इंतजार कर रहा था, उसने चुपचाप एक गोली सीधा ओरैंटो की आंखों के बीच में मारी। पर हैरानी की बात थी कि ओरैंटो तुरंत ही नहीं मरा। वो शिकारी तो वहां से भाग गए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, पर ओरैंटो अभी जिंदा था। वो अपने बेडरूम में पड़ा पड़ा अपने आदमियों को बुला रहा था। उसने उनसे तुरंत ही अपनी एक खास काली मुर्गी लाने को कहा। शायद वो मुर्गी उसकी जान बचा सकती थी, पर ओरैंटो उससे पहले ही मारा गया। उसके मरने की खबर आग की तरह फैली और उसके ज्यादातर आदमी वहां से भाग गए। वहां की उस जमाने की पुलिस या जो भी आप कहें, उन्होंने कासल हाउस का पर छापा मारा और बचे खुचे लुटेरों को पकड़ लिया। कासल हाउस का एक बार फिर से खाली हो गया था। 19वीं सदी में कासल हाउस का की ओनरशिप एक बार फिर से बदली और यहां मेंटेनेंस का काम शुरू हुआ। इस वक्त हमें एक और कहानी सुनने को मिलती है। एक मेंटेनेंस वर्कर दोपहर को चैपल में काम कर रहा था। वो एक दीवार को रिपेयर कर रहा था जब उसे कुछ सुनाई दिया। ये किसी की आवाज थी। उसे समझ नहीं आया कि वो जो कोई भी था क्या कह रहा था, पर वो जानता था कि उसके किसी भी साथी को उस दिन कासल में नहीं होना चाहिए था। उस वर्कर ने आवाज दी, पर उसे जो आवाज सुनाई दे रही थी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसकी पुकार का भी उसे कोई जवाब नहीं मिला और वो आवाज वैसे ही आती रही। उसने अपने औजार जमीन पर रखे और चैपल में घुस गया। उसने चैपल के बड़े बड़े दरवाजे पूरे खोल दिए। वहां कोई नहीं था। कुछ देर वहां शांति रही और उसके देखते ही देखते वो आवाजें उसे फिर से सुनाई देने लगी। पर इस बार वो आवाजें ऐसी थीं जैसे ढेर सारे लोग आपस में बातें कर रहे हों। वो आदमी हैरान परेशान सा चैपल को देख रहा था क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। वो आदमी चैपल में घूमने लगा और वो आवाजें तेज होती गईं। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आवाजें क्या कह रही थी, क्योंकि वो इस भाषा को नहीं समझता था। वो आदमी डरा हुआ था और परेशान भी, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था कि आवाजें चैपल की दीवारों से आ रही थी। इसके बाद वो आदमी वहां रुक नहीं पाया और उसने कभी दोबारा इस कासल में काम करने से साफ मना कर दिया। जब उससे इन आवाजों के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि वो उस भाषा को नहीं जानता और उसे सिर्फ एक शब्द ही समझ में आया था। उसका कहना था कि वो उन आवाजों में सिर्फ एक शब्द को ही पहचान पा रहा था और वो था सेरफ। सेरफ एक एंजल है। ये एक सेलेस्टियल एंटिटी है जो कि ईसाईयत, जुडाइज्म और इस्लाम में पढ़ने सुनने को मिलती है। इन सब पैरानॉर्मल वाक्यों के अलावा कासल हाउस का नाम एक बड़े ही अजीब सुपरनैचुरल फिनोमेना से जोड़ा जाता है। वो है टाइम स्लिप्स। टाइम स्लिप्स के बारे में अपने एक्सपीरियंस
सबसे ज्यादा खुलकर राइटर और पोएट कैरल हाइनेक माचा ने साझा की है। सन 1836 में माचा इस किले का मुआयना कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वो एक रात इस कासल में ही रुकेंगे। जिस रात माचा यहां सो रहे थे, उन्होंने एक बड़ा ही विस्मयकारी सपना देखने का दावा किया था। उनका कहना था कि वो उस सपने से बहुत प्रभावित हुए थे। अपने घर वापस लौटने के बाद उन्होंने अपना यह सपना एक दोस्त से साझा किया। उन्होंने बताया कि सपने में वो एक अंधेरी सुरंग में गिर रहे थे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनके आसपास सिर्फ अंधेरा था, रोशनी की एक किरण भी नहीं। पर जब वो गिरते हुए उस सुरंग से दूसरी तरफ बाहर निकले, पर उन बदकिस्मत कैदियों से ठीक उलट माचा अपने सपने में उस सुरंग की तली तक पहुंच गए थे। उनका कहना था कि जब वो इस सुरंग से बाहर निकले तो वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए थे जो कि मशीनों और आधुनिकता से भरी हुई थी। वो सपने में प्राग की सड़कों पर घूम रहे थे, पर यह वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने एक छोटी लड़की से बात की जिसने उन्हें बताया कि यह है साल 2006। उन्होंने बताया कि उस लड़की ने उन्हें एक छोटे से डब्बे के अंदर चलती फिरती तस्वीरें या फिर चलचित्र दिखाए जिसे वो हाथ में लेकर घूम रही थी। माचा के मुताबिक जैसे जैसे रात हुई तो प्राग एक नर्क जैसी जगह में तब्दील हो गया, जहां हर तरफ इमारतों में बस रोशनियां ही रोशनियां दिखाई दे रही थी। कई लोगों के मुताबिक माचा की बताई हुई यह जगह आज प्राग के आउटस्कर्ट्स में मौजूद टावर ब्लॉक होम्स जैसी थी। इस घटना के लगभग 100 साल बाद यूरोप बड़े ही अजीब बदलावों और युद्धों में था। यह विश्व युद्ध का वक्त था। इस वक्त 1938 में म्यूनिक पैक्ट साइन किया गया था, जिसमें चेक रिपब्लिक का एक बड़ा हिस्सा नाजी जर्मनी के हवाले कर दिया गया था। अपनी इस बढ़ी हुई टेरिटरी में नाजीज के पास 4 बड़े कासल्स थे, जिनमें से एक था कासल हाउस का। लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि नाजीज ने अपनी टेरिटरी में कई किताबों को बैन किया था और वो इन किताबों को सार्वजनिक रूप से जलाते भी थे। पर ऐसी ही कई बैंड किताबों को नाजीज ने बर्लिन में संभाल कर रखा हुआ था। इन किताबों में से ज्यादातर जुडाइज्म, मेसोनिक लिटरेचर और कई तरह के गूढ़ ज्ञान के बारे में था। साफ साफ कहें तो ये किताबें हजारों की संख्या में थी और लगभग सब की सब ऑकल्ट पर थी। नाजीज को लगता था कि युद्ध के समय बॉम्बिंग से ये अनमोल किताबें कहीं नष्ट ना हो जाएं, और इसीलिए उन्होंने इन किताबों को एक सुदूर लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया था। ये सारी किताबें उन्होंने चेक रिपब्लिक के इन्हीं 4 कासल्स में रखवाई थीं। नाजीज को ऑकल्ट और सुपरनैचुरल में कितनी दिलचस्पी थी, ये बात किसी से छुपी नहीं है, पर हिटलर को खुद ऑकल्ट में कितना इंटरेस्ट था, इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है। जिसे ऑकल्ट का जुनून था, वो था हिटलर का दायां हाथ हाइनरिक हिमलर। वो ऑकल्ट को एक साइंस की तरह देखता था और उसी तरह इसकी स्टडी भी करता था। आने वाले कुछ सालों में हिमलर को ईसाइयत से जैसे नफरत सी हो गई थी। उसके आसपास मौजूद सभी लोग इस बात को जानते थे कि हिमलर जर्मनी को उसकी असली और पुरानी पेगन जड़ों से जोड़ना चाहता था। वो एक तरह का नियो पेगनिज्म चलाना चाहता था, जिसे वो खुद ही डेवलप कर रहा था। हिमलर उस समय अपने ही पूर्वजों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, और इस बीच उसे यह भी पता चल गया कि उसके एक पूर्वज को विच करार देकर जिंदा जला दिया गया था। हिमलर और बाकी नाजीज ने इन्हीं 4 कासल्स को अपना बुक कलेक्शन रखने के लिए क्यों चुना, ये कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता। पर कासल हाउस का में वो सिर्फ किताबें ही नहीं रखते थे, वहां कुछ और भी चल रहा था। बातें इस तरह की भी हैं कि कासल हाउस का में नाजीज पोलिश और रशियन औरतों को पकड़ कर लाते थे और फिर उनके साथ बच्चे पैदा करके आने वाली आर्यन रेस को तैयार कर रहे थे। लोगों का यह भी कहना था कि हिमलर कासल हाउस का में नियमित रूप से आता था और वो इसे एक लैब की तरह इस्तेमाल करता था, जहां वो अपने ऑकल्ट एक्सपेरिमेंट्स करता था। हिमलर और जर्मन हाई कमांड के कुछ बड़े ऑफिसर्स का मानना था कि
कि वो इन पेगन रिचुअल्स को परफॉर्म करके विश्व युद्ध का रुख अपनी तरफ मोड़ सकते थे। इनमें से कई रिचुअल्स में हिटलर खुद भी मौजूद रहा था। कई हिस्टोरियंस ने यह भी लिखा है कि हिटलर, हिमलर और उसके कई जनरल्स में कासल हाउस्का में टाइम स्लिप फिनोमेना को एक्सपीरियंस भी किया था। जाहिर है इन रिचुअल्स और एक्सपेरिमेंट्स के रिकॉर्ड्स नाज़ीज ने एलाइड फोर्सेस से हारने के पहले ही नष्ट कर दिए थे। उस पूरे इलाके में चल रहे युद्ध के बावजूद भी कासल हाउस का कभी युद्ध का हिस्सा नहीं रहा, पर लोगों को यहां 3 नाज़ी ऑफिसर्स की लाशें मिली थीं, जिन्हें शायद उनके अपने ही लोगों ने मार दिया था। अजीब बात है कि उनकी लाशें फर्श के नीचे लकड़ी के फ्लोरबोर्ड्स में दबाई गई थीं। 20वीं सदी में कासल हाउस्का से जुड़ी डिमोनिक एंटिटीज और पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सुना गया है, पर ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं होना बंद हो गई हैं। इस कासल के एक पुराने मालिक की माने तो एक शाम वो कासल के एक कमरे में अपने कुछ दोस्तों के साथ वाइन के मजे ले रहा था। बातें करते हुए उसने अपना ग्लास मेज पर रखा और ठीक उसी वक्त उसके और उसके सारे दोस्तों के चेहरे से हंसी उड़ गई। उनके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही वो ग्लास अपने आप ही हवा में ऊपर उठ गया। वो ग्लास उनकी आंखों के सामने हवा में तैर रहा था। जल्दबाजी में उस आदमी ने वो ग्लास पकड़ा और उसे वापस मेज पर रख दिया, पर उन्हें अभी और कुछ देखना था। उसके ऐसा करते ही वो ग्लास खुद ब खुद अपने आप खिसक कर मेज के ठीक बीचों बीच जाकर रुक गया। ये कासल आज घोस्ट हंटर्स की फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। 2014 में एक ऐसी ही घोस्ट हंटिंग टीम कासल में इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, पर अंदर पहुंचते ही उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बैटरीज ड्रेन हो गईं। उन्हें वहां कई अजीब आवाजें सुनाई दी और एक आदमी को तो अपनी छाती में तेज जलन का एहसास भी हुआ। उसने अपनी टी शर्ट ऊपर की तो उसके सीने पर एक बड़ा सा जलने का घाव बना हुआ था। हालांकि इनमें से कुछ भी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि यहां उनका कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था। यहां तक कि उनके फोन भी डेड हो गए थे। और भी कई घोस्ट हंटर्स ने यहां के बारे में बड़ी अजीब बातें कही हैं। उनके मुताबिक उन्हें दीवारों में से ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कई लोग टूल्स लेकर कुछ काम कर रहे हों। इसके अलावा कई दरवाजे ऐसे थे जिन पर कोई ताला नहीं लगा था। उसके बावजूद भी वो किसी भी तरह से खोले नहीं जा सकते थे। आम जनता के देखने के लिए यह कासल 1999 में खोल दिया गया था, पर फिर भी इस कासल के केयरटेकर को जल्दी ही समझ में आ गया कि आम लोगों को यहां देर तक रुकने देना खतरे से खाली नहीं था। एक रात एक गेस्ट ने केयरटेकर से यहां रात में रुकने की जिद की। वो देखना चाहता था कि यहां किस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। पर उसी रात उसने अपने बेडरूम की खिड़की से कूदकर जान दे दी। इसके अलावा कई लोगों ने शैडो फिगर्स को कासल में दीवारों के आर पार जाते हुए भी देखा है, वो भी दिन के उजाले में। ऐसा कहते हैं कि इन शैडो फिगर्स ने किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि ये परछाइयां शायद इस कासल के ठीक बीच में मौजूद गड्ढे पर पहरा देती हैं। पर एक शादीशुदा जोड़े के साथ एक बड़ा ही डरावना एक्सपीरियंस भी हो चुका है। एक शाम वो दोनों डाइनिंग हॉल में डिनर कर रहे थे और उन्होंने एक बड़ी ही जोर की आवाज सुनी, ऐसी जैसे कोई फर्श पर जोर जोर से कूदा हो। वो देखने के लिए पलटे कि वो क्या था, पर वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वो मेज की तरफ पलटे तो उन्हें 2 सेमी ट्रांसपेरेंट परछाइयां दिखाई दी, जिन्होंने काले लबादे ओढ़े हुए थे। वो दोनों परछाइयां तेजी से उनकी तरफ बढ़ीं। वो कुछ बुदबुदा रही थी, पर उनके पास आते आते वो हवा में कहीं घुल गई। वो क्या बुदबुदा रही थी वो उन्होंने सुना। उनके मुताबिक वो जवान लड़कियों के मरने के बारे में बात कर रही थी। कुछ ऐसे लोग जो कि साइकिक एबिलिटीज होने का दावा करते हैं,
उन्होंने भी कासल हाउस्का के बारे में बहुत कुछ कहा है। इनमें से एक आयरिश आदमी जो कि हाल ही में कासल हाउस्का गया था, उसने बताया कि कासल में एक खास कमरा है जिसके थ्रू टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। वहीं कुछ का कहना था कि यह कासल आपको अपने शरीर के साथ टाइम ट्रैवल नहीं करा सकता, बल्कि ये आपके दिमाग के साथ कुछ ऐसा करता है कि आप समय में आगे या पीछे जाने का अनुभव कर सकते हैं। ये जागती आंखों से सपने देखने जैसा एहसास है या फिर किसी होलोग्राफिक इमेज या वीडियो देखने जैसा, ये मैं नहीं कह सकता। एक सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट अलेक्जेंड्रा मैकेंजी ने कासल हाउस्का के बारे में कहा था कि ये कासल उन्हें अपनी तरफ खींचता है। उनके मुताबिक उन्हें अक्सर इसके सपने आते थे और एक दिन जब उन्होंने कासल जाने का निश्चय किया तो वहां पहुंचने पर वो अपने आप ही सीधा उस डरावने चैपल में जा पहुंची। उनका कहना था कि जब वो उस चैपल के दरवाजे पर थी तो उन्हें लगा कि कोई है जो उन्हें अंदर जाने से मना कर रहा है। ये एक चेतावनी जैसा था, जैसे वो कोई गलती करने जा रही थी। वो उस चैपल के अंदर नहीं गई और कासल के आसपास के खुले इलाके को एक्सप्लोर करने लगी। वो एक पहाड़ी पर थी और उन्हें हवा के एक तेज झोंके का एहसास हुआ, जबकि वहां जरा भी हवा नहीं चल रही थी। उनकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी तो वो बदल चुके थे। न जाने कहां से उनके शरीर पर एक सफेद ड्रेस आ गई थी और उनकी कमर पर एक फूलों की कढ़ाई वाली बेल्ट बनी हुई थी। ये किसी पुराने जमाने की प्रीस्टेस जैसे कपड़े थे। वो पहाड़ी से नीचे आई तो वहां एक और जवान औरत खड़ी थी। उनके कपड़े भी उसके जैसे ही एकदम सफेद थे। जैसे जैसे वो कासल के नजदीक जा रही थी, उन्हें महसूस हो रहा था जैसे वो किसी परेड या मार्च का हिस्सा हो। उन्होंने एक बार अपने कपड़ों पर नजर डाली तो इस बार उनके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि वो किसी रिचुअल का हिस्सा बनने वाली थी। वो शायद अपनी मौत की तरफ बढ़ रही थी और कासल हाउस्का में उनकी बलि दी जाने वाली थी। इसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं था, पर वो जब होश में आई तो उन्होंने खुद को दोबारा उसी पहाड़ी पर खड़ा पाया। उनके शरीर पर वही कपड़े थे जो पहनकर वो यहां आई थी। अब सवाल यह उठता है कि कासल हाउस्का में आखिर चल क्या रहा है, या फिर यह कहना सही होगा कि वहां सदियों से क्या होता आया है। ये जगह ऐसी क्यों है, यहां लोगों को ऐसे अजीब अनुभव क्यों होते हैं। मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे स्केप्टिक्स होंगे जो कहेंगे कि इस गड्ढे से शायद कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जिनसे लोगों को हेलुसिनेशंस होते होंगे और उन्हें ऐसी अजीब चीजें दिखाई दे जाती हों। हो सकता है, पर फिर भी सवाल यह है कि अजीब अंतहीन गड्ढा आखिर अभी तक भरा क्यों नहीं जा सका, या फिर यह कासल ऐसी नॉन स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बनाया ही क्यों गया। अगर इसे बना भी दिया गया तो इसका कंस्ट्रक्शन एक क्यूब जैसा क्यों है और इसके चैपल की दीवारों पर ऐसे अजीब से चित्र क्यों बने हैं। ये चित्र किसी छोटे बच्चे ने यूं ही तो नहीं बना दिए होंगे। इन चंद सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। शायद आप जब कभी कासल हाउस्का जाएं तो आपको इनमें से किसी सवाल का जवाब मिल जाए।